नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने पंचायती राज के ऊपर चर्चा की थी और पंचायती राज के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, कौन से भाग में किए गए? भाग 9 में किए गए। और भाग 9 के जो आर्टिकल है वो 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो अब अगर इस पंचायती राज में हमने जो आर्टिकल पढ़ना चालू किया था, सबसे पहले 243 पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में 243 ओ पढ़ा था। कौन सा पढ़ा? सॉरी, ए। कौन सा पढ़ा था? 243 हो गया था और फिर 243 ए के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें ग्राम सभा वगैरह है उसके बारे में हम लिख रहे थे। देखो विद्यार्थियों, ग्राम सभा एक ऐसी सभा है जो स्थायी सभा होती है, परमानेंट होते हैं। मतलब उसके जो मेंबर होते हैं ना, वो उनका कार्यकाल कंप्लीट ही नहीं होता कभी। जैसे माना कि आप 18 साल के हो गए, उसके बाद में वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ गया, तो आप उसके परमानेंट सदस्य रहते हो। हाँ, सरपंच वगैरह हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसका एक बार गठन हो गया मतलब वो परमानेंट चलते रहते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? गांव के जिनका मतदाता सूची में नाम है वो सभी लोग क्या होते हैं? उसके सदस्य होते हैं। गांव में महिलाओं को भी तो रखते हैं, गाँव महिला क्यों नहीं रखते? वो अलग मैटर है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो हम 43 ए पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट फैक्ट क्या लिखा था आपने, ये बता दो मुझे। अच्छा, मतलब लास्ट आपको ये लिखाया था कि इसमें अगर दो या दो से अधिक जो गांव है और उनकी एक ही ग्राम पंचायत है और अगर उनमें कोई विवाद है तो उसकी के संदर्भ में क्या की जाएगी? संयुक्त बैठक की जाएगी, ध्यान रखें। और इसका प्रावधान 2011 के जो रूल्स बन रखे हैं उसमें भी कर रखा है विद्यार्थी, है ना? देखिएगा, इसकी वार्षिक बैठक, इसकी वार्षिक बैठक बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है विद्यार्थियों? पंचायत का जो मुख्यालय होता है ना, ग्राम पंचायत का, पंचायत के हेडक्वार्टर पे की जाती है। ठीक है, और ये जो वार्षिक बैठक है वो कब आयोजित होती है? जब नया सत्र आयोजित होने मतलब नया वित्तीय वर्ष चालू होता है उससे 3 महीने पहले। देखिएगा, ये वार्षिक बैठक नया वित्तीय वर्ष नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के प्रारंभ होने के 3 महीने पहले, 3 महीने पहले बुलाई जाती है। देख लिया? जैसे माना कि विद्यार्थियों, एक व्यक्ति है जिसका गांव का नाम है ए, क्या वो बी सी डी ई गांव का भी सदस्य हो सकता है? मतलब उसका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके गांव की वोटर लिस्ट में हो सकता है या दूसरे गांव के वोटर लिस्ट में भी उसका नाम लिखवा सकता है वो। तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह पे क्या लिखवा सकता है? अपना मतदाता सूची में एंट्री करवा सकता है। ये थोड़ी है कि मैं एक गांव का हूँ तो एक गांव में भी करवा लूँ और 3-4 गांवों का मिलकर हमारा ग्राम पंचायत, तो सरपंच को मैं यहाँ वाले को भी वोट दे दूंगा, दूसरी जगह भी एंट्री करवा लूँ वहाँ वाले को भी वोट दे दूंगा, या दूसरी जगह से मैं सरपंच खड़ा हो जाऊंगा। होता कि नहीं होता ऐसा? ऐसा नहीं है। जब भी मतदाता सूची तैयार होती है तो एक गांव का व्यक्ति उसी गांव में क्या करवा सकता है? अपनी मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा सकता है, दूसरे गांव में नहीं लिखवा सकता है। नोट डालिएगा, एक व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में मतदाता सूची में पंजीकृत, पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड होता है ना, पंजीकृत नहीं हो सकता।
मतदाता सूची में नाम को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा हो गया विद्यार्थी, ठीक है, मतलब किसी का नाम काट दिया, किसी का नाम लिख दिया, तो इन सब का जो निर्णय है वो लेने का किसको अधिकार है? सरपंच को। किसको है? सरपंच को। लिखिएगा, ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित, ग्राम सभा की सदस्यता, ग्राम सभा का सदस्य का मतलब वो निर्वाचन सूची में जिनका नाम है वो, है ना। ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद का निर्णय संबंधित सरपंच के द्वारा किया जाता है। सरपंच के द्वारा किया जाता है, संबंधित सरपंच के द्वारा किया जाता है। देखिएगा, एक व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का क्या होता है? सदस्य रहता है। क्या होता है? जैसे विद्यार्थी मैं बात कर रहा हूं, हमारे भारत में जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, कैसा है? लोकतंत्रात्मक जो शासन है हमारा पूरा, में अगर हम देखें, केंद्र में संसद होती, विद्यार्थियों क्या होती? संसद होती। और आपको पता है संसद में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? हैं? अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी, ध्यान रखना। और ये कैसा है? ये स्थायी है। लोकसभा के मेंबरों का कार्यकाल कितना होता है? ये सॉरी, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5। और राज्यसभा वालों का 6 वर्ष। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा खुद है ना, वो स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है विद्यार्थियों, ये स्थायी सदन है। अगर हम बात करें राज्यों की, बात करें राज्यों की, तो राज्यों में विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। और गवर्नर क्या होता है इसका? अभिन्न अंग होता है, जानते हो आप अच्छी तरह। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है, यानी कि इसे विद्यार्थियों भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद होती है। और इसी प्रकार खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत में भी दो या दो से अधिक गांव हो सकते हैं, एक से अधिक गांव इसमें हो सकते हैं। तो जो गांव होता है ग्राम पंचायत के भी नीचे, अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो गांव वाली जो ग्राम सभा, इसके भी नीचे की, वो ग्राम पंचायत के नीचे की वाली क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। और मैं बात कर रहा हूं इस ग्राम सभा के सदस्यों के बारे में, इसकी बात कर रहा हूं, ग्राम सभा के सदस्यों की बात कर रहा हूं विद्यार्थी। समझ गया ना? तो ये सदस्य हमेशा परमानेंट रहते हैं, जिनका 18 वर्ष हो गया, जिनको, और उस निर्वाचन सूची में उनका अगर नाम है तो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्राम सभा राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है, कह सकते हैं ना एक प्रकार से। लिखिएगा, ग्राम सभा, ग्राम सभा राज्यसभा की तरह, राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है। इसकी तरह? राज्यसभा की तरह। क्योंकि देखो, मैंने ये भी लिखा सकता था मैं कि विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद को तो क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये समाप्त कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना। राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता।
कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और पूरे गांव को विस्थापित कर दे तो वहां से फिर क्या होगा? वो बात एक अलग है। एक विद्यार्थियों, आप लोगों ने एक शब्दावली सुनी होगी, कोरम। सुनी शब्दावली कोरम या गणपूर्ति? कोरम या गणपूर्ति? ए में, एक में नहीं, ए में। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, कोरम किससे कहते हैं? यानी कि जब भी हम बैठक आयोजित करते हैं तो बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम सदस्य की जो आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। और वो क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/10। लिखिएगा, बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या को ही न्यूनतम सदस्य संख्या को ही कोरम ब्रैकेट में गणपूर्ति कहा जाता है। और ये तो विद्यार्थी, जैसे अगर आपने संसद पढ़ी होगी, विधानमंडल पढ़ा होगा, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको एक कोरम के बारे में लिखाया होगा, राष्ट्रपति में भी लिखाया होगा इवन। देख लिया? नोट, ये गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होती है। माना कि जैसे किसी गांव में अगर 500 सदस्य हैं विद्यार्थी, विधानसभा में कितने, सॉरी ग्राम सभा में कितने, 500 सदस्य, तो 500 का 110 कितना होगा? 50। 50 सदस्य तो उपस्थित होना जरूरी, जब जाके बैठक आयोजित होगी, नहीं तो नहीं होगी विद्यार्थी। लिखिएगा, ग्राम सभा की बैठकें कब होती है सामान्यतः? एक वर्ष में 4 बार होती। कब कब? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई और 2 अक्टूबर को होती है। ध्यान, ठीक है। लिखिएगा, गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर, या गणपूर्ति लिखो या कोरम लिखो, बात एक ही है ना। गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। और आगामी बैठक 30 दिन के बाद बुलाई जाती है। जैसे माना कि विद्यार्थी आज 15 तारीख है, 15 तारीख को इन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन पूरे सदस्य नहीं आए, 110 नहीं आए टोटल सदस्यों का, तो फिर ऐसे में क्या होगी? वो बैठक स्थगित हो जाएगी। और कितने दिन के लिए स्थगित होगी? 30 दिन के लिए स्थगित होगी, क्योंकि आगामी बैठक 30 दिन बाद में ही बुलाई जाएगी। ध्यान, देखिएगा, स्थगन के बाद, स्थगन के बाद पुनः बैठक बुलाई जाएगी, तो इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए विद्यार्थियों, सबको कहा कि 15 अगस्त को क्या भाई बैठक आयोजित होगी, सभी उपस्थित रहना। अब बाई चांस गांव में 500 लोग मतदाता सूची में थे, ग्राम सभा के सदस्य कितने थे? 500। 500 में से 50 नहीं आए, 40 ही आए। कितने आए? 40 ही आए। तो ऐसे में सभा तो होगी नहीं, वो तो क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी, बैठक स्थगित हो जाएगी। बैठक स्थगित हो जाएगी, लेकिन कितने दिन के लिए स्थगित करेंगे? 30 दिन। उनको कह देंगे भाई 30 दिन बाद में फिर बैठक आयोजित करेंगे हम, उस दिन आ जाना आप सभी लोग। और फिर भी अगर नहीं आते हैं, कोरम पूरा नहीं होता, तो भी बैठक होगी। क्या होगी? बैठक। अब माना कि जब हमने 15 तारीख को ये मीटिंग आयोजित की थी, उस दिन हमें कुछ निर्णय लेने थे, कुछ फैसले करने थे, कुछ मामले थे, कुछ विषय थे, उनके ऊपर हमें बैठक में चर्चा करनी थी।
तो अब जो 30 दिन बाद में वापस बुलाइए, चाहे उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें पुराने मामलों पर ही क्या होगी, चर्चा होगी, यानी कोई नए मामले पर चर्चा नहीं होगी। लिखिएगा, क्या लिखा, कोरम की आवश्यकता नहीं होती, लिख लिया। लेकिन इस बैठक में पुराने विषयों पर ही चर्चा की जाती है, नए विषयों पर नहीं, क्योंकि नए विषय पर करोगे तो पूरा कोरम होना जरूरी है ना। अब साहब ये कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरपंच की हो, और सरपंच किसको कहेगा, वार्ड पंचों को कहेगा। तो हम दोनों को ले ले लपेटे में, मतलब दोनों की जिम्मेदारी होती है, वार्ड पंच और सरपंच, मुख्य रूप से सरपंच। लिखिएगा, कोरम पूर्ति की जिम्मेदारी, नोट डालिएगा, कोरम पूर्ति की जिम्मेदारी, कोरम पूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच व वार्ड पंच की होती है। और दोनों विकल्प में आ जाए दोनों कर देना, और दोनों में से अलग माना कि भाई चारों में से एक छाटने आपको, और उसमें दो विकल्प वार्ड पंच और सरपंच हो, तो प्रथम वरीयता किसको देंगे हम, सरपंच को देंगे। ध्यान रखना, मेन जिम्मेदारी किसकी है, सरपंच की, क्योंकि वार्ड पंच तो केवल उसके वार्ड का होता है। भाई एक पूरे गांव को भी कई वार्डों में बांट देते हैं ना, अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं, तो एक गांव में 4-5 वार्ड पंच होते हैं, या 2-3 होते हैं, जो भी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। लिख लिया यहां तक। यदि सरपंच लगातार 3 बैठकों में लगातार 3 बैठकों में कोरम ब्रैकेट में गणपूर्ति नहीं कर पाता है, तो क्या लिखा है, लगातार 3 बैठकों में कोरम या गणपूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है विद्यार्थियों, सरपंच को नोटिस मिल जाता है। नोटिस जारी किया जाता है, लिख लिया। अब नोटिस जारी हो गया तो सरपंच थोड़ा एक्टिव होगा, कोशिश करेगा गांव वालों को एकत्रित करने की। फिर उसको 2 बार और मौके दिए जाते हैं, कितनी बार, 2 बार मौके दिए जाते हैं कि 2 बैठक, मतलब उसके बाद में भी अगर 2 लगातार बैठकों में वो कोरम नहीं कर पाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, किसके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ। हालांकि उसको सुनवाई करने का कारण क्या रहा, भाई क्यों नहीं कर पाया, वो सारा मौका दिया जाता है उसको, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लिखिएगा, नोटिस के बाद कोरम पूर्ति हेतु 2 और अवसर दिए जाते हैं। 3 तो पहले मिल गए और 2 और मिल गए विद्यार्थी, 2 और अवसर दिए जाते हैं। नोटिस जारी करने से पहले 3 और नोटिस जारी करने के बाद 2, टोटल 5 हो गए अवसर दिए जाते हैं। फिर भी वह कोरम की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या कार्रवाई की जाएगी। लिख लिया। अब देखो सरपंच के खिलाफ क्या कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं। अब कार्रवाई करने से पहले उसको उचित अवसर दिया जाएगा, पूरी सुनवाई की जाएगी, भाई आप क्यों नहीं कर पाए। तो लिखिएगा, कार्रवाई करने से पहले या कार्रवाई करने से पूर्व सरपंच को अपने पक्ष में दलील, या अपना पक्ष कह सकते हैं ना, अपने पक्ष में दलील रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है, पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। लिख लिया।
यदि वह अपना पक्ष रखने में असफल रहता है, तो क्या रहता है? असफल रहता है, तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, अब होगी विद्यार्थी आपकी ग्राम सभा मेरी तरफ से कंप्लीट। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 243A, ये कंप्लीट हो गया। अब कौन सा पढ़ेंगे हम? अनुच्छेद 243B। लिखिएगा, अगला आर्टिकल लिखो, अनुच्छेद 243B। अनुच्छेद 243B। देखो, इस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। किसका? पंचायतों के गठन का, या पंचायत राज के गठन का उल्लेख मिलता है, बात एक ही। पंचायत राज के गठन का उल्लेख मिलता है। में लिखो पहला 243B क्लोज 1। बी की जगह भी लिख सकते हो आप, है ना? लिख लिया? लिखो, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर इस पर ग्राम स्तर पर कौमा खंड स्तर पर और जिला स्तर पर इस भाग के, इस भाग बोले तो भाग 9 में ना, भाग के उपबंधों के अनुसार उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों का गठन किया जाएगा। लिख लिया? नोट, राजस्थान में, क्योंकि देखा होगा आपने किसी राज्य में 4 स्तर दे रखे हैं, किसी में 1 ही दे रखा है, किसी में 3 दे रखे हैं ना। और जब कमेटियां बनी थी तो कमेटियों ने भी अलग अलग सिफारिशें की थी। तो राजस्थान में जो पंचायती राज का ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय। लिखिएगा नोट, राजस्थान में पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। राजस्थान में पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पे कौन सा विद्यार्थियों? ग्राम पंचायत है। खंड स्तर पर पंचायत समिति है। और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद। अगर हम देखें तो ये सबसे निम्न स्तर है। इधर वाला कौन सा है? सबसे निम्न स्तर है। ये वाला मध्य स्तर है, और ये वाला उच्च स्तर है। ये वाला कैसा? जिला वाला उच्च स्तर। तो उस उच्च स्तर पे मतलब जिला स्तर, और जिला स्तर मतलब जिला परिषद, और मध्य स्तर मतलब खंड स्तर। और इस पे कौन सी समिति का गठन करते हैं हम? पंचायत समिति का। और निम्न स्तर मतलब ग्राम स्तर, और ग्राम स्तर पे कौन सा करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। लिख लो सेम टीन। लिख लिया विद्यार्थी यहाँ तक?
अब लिखिएगा अनुच्छेद 243 बी क्लोज 2, अनुच्छेद 243 बी क्लोज 2। लिख लिया? लिखिएगा विद्यार्थियों, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, कितनी? जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत राज का गठन नहीं किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा। अर्थात वहां पंचायत राज का ढांचा द्विस्तरीय होगा। कैसा होगा? द्विस्तरीय। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद ये होगा विद्यार्थी। समझ गए इस बात को? तो 243 बी में गठन की बात कर रखी है, और गठन में भी अगर देखे तो इसके सब क्लोज आर्टिकल और देखे 243 बी क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है और 243 बी क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है। तो बी क्लोज 2 में तो ये लिखा हुआ है ये 20 लाख वाली बात, ठीक है, और उससे पहले 3 स्तर की बात करता है, या फिर ऐसे वन लाइनर में भी याद करें तो ये 3 स्तर की बात करता है, ये 2 स्तर की बात करता है विद्यार्थी, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आपका आर्टिकल 243 भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अगला लिखिए 243 सी। टू 243 सी देख लिया? इनका जो हिंदी वाला है ना ग ख जो भी आ रहा है उसको भी साथ में लिखते रहना ताकि आपको याद रहेगा। और वैसे अगर ABCD के हिसाब से याद करना चाहो तो भी आप याद कर सकते हो। और कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। कुछ एग्जाम क्या होता है उसमें केवल हिंदी में ही पेपर आता है, फिर वहाँ क्या करोगे? फिर वहाँ ABCD नहीं आया तो क ख गई तो आएगा वहाँ पर, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप दोनों तरीके से तैयार रहें। और जैसे माना कि सामान्य एग्जाम होते हैं तो उसमें एक तरफ तो इंग्लिश में देते हैं एक तरफ हिंदी में देते हैं, तो फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उधर इधर नयर कैर उनको नहीं देखकर हम ABCD को देख लेंगे उधर से। देख लिया 243 सी में? देखो इसमें पंचायत राज जो पंचायतों की संरचना का उल्लेख मिलता है, या कह सकते हैं पंचायत राज की संरचना का उल्लेख मिलता है। देख लिया? रहा तो बोला करो, कैसे सुस्त हो रहे हो, जैसे कोई मार मार के बिठा रखा हो तुम्हारे को यहाँ पर, है ना? इतनी ज्यादा भी नहीं है। अब देखो अगर पंचायती राज से संबंधित कानून बनाने की बात आए विद्यार्थियों, कौन बनाएगा कानून? राज्य का विधानमंडल बनाएगा विद्यार्थी। तो इनकी संरचना भी डिसाइड कौन करेगा? संबंधित राज्य का विधानमंडल करेगा। हो सकता है अलग अलग राज्यों के पंचायत राज का जो संरचना है वो अलग अलग हो सकती है। लिखिएगा राज्य के विधानमंडल के द्वारा, राज्य के विधान मंडल के द्वारा विधि बनाकर, विधि का मतलब कानून, एक्ट, अधिनियम, राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर पंचायत पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान किया जा सकता है।
लिख लिया? लिखिएगा। ग्राम पंचायत कौमा पंचायत समिति क्या लिखा है? पंचायत समिति के सदस्य विधानमंडल के द्वारा, जिला परिषद भी लिख लेना सर, ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव विधानमंडल के द्वारा बनाई गई के सदस्यों का चुनाव विधानमंडल के द्वारा निर्धारित की गई विधि के अनुसार ही चुने जाएंगे। अरे तो भाई चलो कोई बात नहीं, वापस बोल देता हूँ। क्या लिखा आप लोगों ने? ग्राम पंचायत लिख लिया, पंचायत समिति लिख लिया, कौमा जिला परिषद लिख लो तुम। के सदस्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि से ही चुने जाएंगे। अब तो ठीक है। लिखो, ग्राम पंचायत के अगला फैक्ट बोल दूं क्या? देखो विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ब्रैकेट में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है विद्यार्थियों? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब डायरेक्ट जनता वोट देती है, ठीक है। लेकिन पंचायत समिति के अध्यक्ष क्या बोलते हैं उसको? प्रधान। और जिला परिषद के अध्यक्ष ब्रैकेट में जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखो विद्यार्थियों, हमारा जो त्रिस्तरीय ढांचा है, त्रिस्तरीय में अगर जिला स्तर वाले की बात करें तो उसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी उसके जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, यानी जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, उनको अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। बीच वाला जो स्तर है, खंड स्तर वाला, उसका जो हेड होता है उसका भी विद्यार्थी चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो पंचायत ग्राम पंचायत स्तर का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम सरपंच बोलते हैं, तो उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। समझिए? तो ये सारा, किसी का तो प्रत्यक्ष करा रहे हो और किसी का अप्रत्यक्ष करा रहे हो, ये सारा डिसाइड किसने किया है? विधानमंडल ने। संबंधित राज्य का विधानमंडल डिसाइड करता है, उसको पावर दे रखा है। लिखिएगा, प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव, अब ध्यान रखना, देखो कौन करेंगे इसका? जिला प्रमुख का चुनाव तो कौन करते हैं? जिला परिषद के सदस्य। कौन करते हैं इसको? तो कौन चुनते हैं? जिला परिषद के सदस्य चुनेंगे। और प्रधान को कौन चुनेंगे? पंचायत समिति के सदस्य।
पंचायत समिति के सदस्य। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। प्रधान को कौन चुनेगा? पंचायत समिति के सदस्य। और जिला प्रमुख को कौन चुनेगा? जिला परिषद के सदस्य। अब बताओ आपने लाइन क्या लिखी थी? जिला प्रमुख का चुनाव अपने अपने सदस्यों के द्वारा, है ना, अपने अपने सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लिख लिया? तो आप तो केवल इसमें याद रख लेना भाई, इसमें इनकी संरचना का उल्लेख कर रखा है, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का। एक तुलनात्मक दृष्टि से भी लिखा दूंगा मैं, लास्ट में आपको एक टेबल बनवा दूंगा पूरी। एक तरफ तो जैसे ग्राम पंचायत लिख लेंगे, एक तरफ पंचायत समिति, एक तरफ जिला परिषद लिख लेंगे। फिर उसमें देख लेंगे हम इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, कौन नियुक्त करता है, चुनता है, जो भी सारी चीजें एक साथ लिखा दूंगा, तीनों की टेबल बना दूंगा। है इसमें? हाँ। हम्म। हम्म। ग्राम पंचायत नहीं है वो, ग्राम सभा का आकार है। हाँ, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है, हाँ लिख सकते। अब देखो विद्यार्थियों, 243 डी, 243 डी। पंचायती राज या पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान, रिजर्वेशन, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप आरक्षण। इसमें तो क्या लिखा हुआ है? स्थानों का आरक्षण। हाँ ठीक है, चल जाएगा ये भी। आप, मैं जो सरल लैंग्वेज में लिखाना चाह रहा हूँ, पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित प्रावधान, आरक्षण लिख लो, रिजर्वेशन लिख लो। लिख लिया? देखो, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? हैं? कब हुआ था? कौन बोला? 56 में? 1992 में हुआ था ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत राज संस्थानों में भी, पंचायत राज संस्थानों में भी SC, ST और महिलाओं, महिलाएं किसी वर्ग की हो सकती है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, प्रावधान भी किया गया है। अब देखो विद्यार्थियों, ये दोनों के लिए, अध्यक्ष के लिए भी रिजर्वेशन है और सदस्यों के लिए भी क्या है? रिजर्वेशन। अध्यक्ष का मतलब, जैसे ग्राम स्तर की बात करें विद्यार्थियों, तो ग्राम स्तर पर राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। सदस्य कौन होते हैं? वार्ड पंच। इसी प्रकार जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति खंड स्तर पे होता नहीं, मध्यवर्ती वाला, इसके जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको भी रिजर्वेशन की बात कर रखी है। और जो इन पंचायत समिति के सदस्य मिलकर जो प्रधान चुनेंगे उसके रिजर्वेशन की भी बात कर रखी है। इसी प्रकार जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद। तो जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख तो क्या बनेगा? जिला प्रमुख बनेगा। तो वो तो हो गया अध्यक्ष। और सदस्य कौन हो गए? जिला परिषद के सदस्य। यानी कि अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सबके लिए रिजर्वेशन की बात कर रखी है। ब्रैकेट में लिख लेना, अध्यक्ष पब्लिक सदस्यों के लिए, अध्यक्ष व सदस्यों के लिए। लिख लिया? देखो, SC ST
को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। नोट डाल सकते हैं तो चाहो तो इसको आप। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा तथा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 33%, 33% ब्रैकेट में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कितना आरक्षण की व्यवस्था की गई विद्यार्थियों? 33%, या 1/3। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, ये तो बात है 73वां संविधान संशोधन की। ये बातें किसके अनुसार लिखाई मैंने आपको? 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये प्रावधान किया गया था। लेकिन विद्यार्थियों 2009 में इसमें संशोधन किया गया इस रिजर्वेशन वाली बात में, और महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। कितना दे दिया? 50%। लिखिएगा नोट। 2009 में महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग की हो ना, 2009 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देख लिया। और महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? MP। देखिएगा, इस प्रावधान के बाद महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। कौन सा बना? मध्य प्रदेश। देख लिया विद्यार्थियों। आपने आर्टिकल 334 पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। इसमें SC ST के रिजर्वेशन की बात कर रखी है। जिस दिन SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो गया, यानी कि 334 के प्रावधान खत्म हो गए, उस दिन इधर भी क्या हो जाएगा? प्रावधान खत्म हो जाएगा विद्यार्थी। देखिएगा, पंचायती राज संस्थानों में SC ST के लिए आरक्षण तब तक लागू रहेगा क्या लिखा है? तब तक लागू रहेगा जब तक अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट किया गया है। 334 में जब तक लागू हो, जब तक इनमें भी क्या माना जाएगा? उसको लागू माना जाएगा विद्यार्थी। विनिर्दिष्ट किया गया है। अब देखो विद्यार्थियों, हमने बात कर ली रिजर्वेशन की, SC को रिजर्व देने की, ST को, और किसी भी वर्ग की महिला SC ST OBC जनरल किसी की भी है तो उसको क्या दिया जाएगा? इनमें आरक्षण दिया जा रहा है। और महिलाओं को तो कितना दिया जा रहा है? 50% दिया जा रहा है। और SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस ग्राम पंचायत में, या पंचायत समिति या जिला स्तर पर कितनी पॉपुलेशन है, उसके आधार पर उनको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा विद्यार्थियों। और SC ST का रिजर्वेशन भी समाप्त किया जा सकता है अगर इसमें समाप्त हो गया तो 334 में। ठीक है। अब बात करें हम OBC की, क्योंकि OBC का नाम नहीं आया इसमें कहीं पे भी। तो OBC को क्या पंचायती राज में आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, वो संबंधित राज्य का विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉट अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ब्रैकेट में OBC को पंचायती राज संस्थानों में
पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, उसके बारे में संबंधित राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। संबंधित राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। अब विद्यार्थियों, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे मेनली मतलब 99% जो जातियाँ हैं, मतलब वो ट्राइबल का वो है, पूरा ट्राइबल एरिया है विद्यार्थियों। पूरी जनजाति है वहाँ पे, अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी है वहाँ पर। क्या है? एसटी। एससी नहीं है, नाक के बराबर। कोई छोटा मोटा अपवाद स्वरूप हो तो बात अलग है। तो ये जो एससी को आरक्षण देने की बात कर रखी है, तो अरुणाचल प्रदेश में एससी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा विद्यार्थी, क्योंकि वहां पर एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रखे हैं। देखिएगा, अनुसूचित जातियों ब्रैकेट में एससी, एससी के आरक्षण से संबंधित प्रावधान, के आरक्षण से संबंधित प्रावधान अरुणाचल प्रदेश राज्य में लागू नहीं होते हैं। यह अपवाद हो गया एक प्रकार से इसका। लिख लिया? तो ये होगी विद्यार्थियों रिजर्वेशन की बात। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों ई 243 ई, यानी कार्यकाल की बात। टू 43 ई हिंदी में क्या बनेगा इसका? क्या वर्ग का पांचवा वर्ण उंग। क्या बनेगा? उंग। सरपंच को कितने वर्ष के लिए चुनते हो? प्रधान, जिला प्रमुख 5 वर्ष। तो इनका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है विद्यार्थी। लिखिएगा, पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से, अधिवेशन की जगह बैठक भी मिल सकता है आपको ना, प्रथम अधिवेशन से आगामी 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। तो पंचायती राज के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, चाहे हम सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, तो ये जिस दिन पद ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? पद ग्रहण करते हैं। चुनाव से कोई मतलब नहीं है। पद ग्रहण करने से आगामी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने से आगामी 5 वर्ष के लिए होता है। देख लिया? तो अगर एक ऊपर ऊपर हम याद रखें तो इनका कार्यकाल कितना होता है विद्यार्थियों? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ध्यान रखना। देख लिया? और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे माना कि आज सरपंच कोई बना हुआ है, ठीक है, अगला सरपंच का चुनाव, उसका कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हो रहा, उससे महीना 1.5 महीना पहले क्या करवा लेते हैं? उनके चुनाव करवा लेते हैं विद्यार्थियों। तो यानी कि
अभी जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, वर्तमान जो अवधि चल रही है वो समाप्त नहीं हुई, उससे पहले ही अगले चुनाव करवा लिए जाते हैं। हालांकि अभी राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, अभी इस बार तो काफी डिले कर दिया राजस्थान में, लेकिन नियम ये कहता है, नियम क्या कहता है, अगला चुनाव पहले कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करवा लो। लिखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल समाप्ति से पहले ही पंचायती राज संस्थानों पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही चुनाव करवाना आवश्यक होता है। देख लिया। अब माना कि विद्यार्थियों, इन पंचायती राज चुनाव हो गए, उसके बाद में कोई सीट खाली हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को हटा दिया जाता है, जो भी कारण रहता है, लेकिन सीट खाली होने पर क्या बीच में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। क्या इसको पहले भी समाप्त की जा सकती है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। देखिएगा, इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इन पंचायत राज संस्थाओं को भंग किया जा सकता है। भंग ब्रैकेट में विघटित, भंग ब्रैकेट में विघटित किया जा सकता है। लिख लिया। लेकिन विघटन यानी भंग, विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर भीतर उपचुनाव होते हैं ना, वापिस 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। 6 माह के भीतर भीतर 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो पिछले 2.5 साल से प्रधान बन के बैठा है। क्या बैठा है? प्रधान बन के बैठा है। अब उसको किसी प्रकार कोई आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाए, तो उसको हटा दिया जाता है। बाई चांस क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो या फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके जब दोबारा चुनाव करवाते हैं हम, तो दोबारा चुनाव करवाएंगे तो 2.5 साल और बचे, तो 2.5 साल के लिए होगा कि आगामी 5 साल के लिए होंगे चुनाव? क्यों? है जो शेष अवधि है ना, जो 2.5 साल बचा है उसके लिए, क्योंकि जब भी उपचुनाव होते हैं ना विद्यार्थियों, वो शेष अवधि के लिए होते हैं। 3 टाइप के चुनाव होते हैं: आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। आम चुनाव प्रत्येक 5 साल के बाद में होते हैं। मध्यवर्ती चुनाव उनको कहते हैं कि किसी कारणवश किसी की सरकार गिर गई 2 साल बाद में, और 2 साल बाद में चुनाव हुए, और फिर वापस जो चुनाव होंगे वो आगामी 5 साल के लिए होते हैं। वो भी कितने के लिए चुना जाता है? और एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव उनको कहते हैं जो शेष अवधि बच गई उसके लिए जो चुना जाता है, उसको उपचुनाव कहते हैं। हालांकि मैंने कई बार आपको ये बात बताई है, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यवर्ती चुनाव, तीनों में अंतर है। क्या अंतर है मनोज, बता। हाँ, मध्यवर्ती यानी कि उपचुनाव का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने साल के लिए चुने जाएंगे वो। 1 साल, 1.5 साल, जितना भी टाइम बचा है। जैसे माना कि अभी अपनी जो लोकसभा या विधानसभा का अगर कोई मेंबर की सीट खाली हो जाती है, तो उसमें जो चुनाव होंगे शेष अवधि के लिए होते हैं, तो उसको उपचुनाव कहते हैं हम। इसी प्रकार इनमें होता है। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा है था लास्ट बोलना? आवश्यक होता है। लिखिएगा, भंग करने के बाद, भंग करने के बाद हुए चुनाव में, भंग करने के बाद हुए चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार
जीतने वाला उम्मीदवार शेष कार्यकाल के लिए चुना जाता है। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, माना कि अपने गांव का सरपंच है या प्रधान, जो भी XYZ, पंचायत राज में तीनों की बात करते हैं हम, सरपंच की भी बात करते हैं, वार्ड पंच की भी बात करते हैं, प्रधान की भी बात करते हैं, पंचायत समिति सदस्यों की बात करते हैं, जिला प्रमुख की बात भी करते हैं और जिला परिषद सदस्यों की बात करते हैं। ये सब पंचायत राज के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ना। ठीक है। अब पंचायती राज के चुनाव की बात करें तो उसका चुनाव, अगले जो चुनाव होने हैं, या फिर हम ये कह दें 4.5 साल काम कर लिया इन्होंने। कितने साल? 4.5 साल काम कर लिया। कितने महीने बचे? 6 महीने बचे हैं विद्यार्थियों, 6 से 7 महीने बचे हैं। और इस समय किसी की डेथ हो जाती है तो आपको पता है 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाना जरूरी होता है। अब चुनाव तो हो सकता है 1 महीने में करवा लें, तो जब ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने बच रहे हैं लास्ट में, तो ऐसे में उपचुनाव, जो मैंने बताया था अभी आपको, ऐसा जो भंग होने पर जो चुनाव करवाते हैं, तो चुनाव करवाना कोई आवश्यक नहीं होता है। नोट, यदि कार्यकाल समाप्त होने में कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीने का समय ही बचा है, 6 महीने का समय ही बचा है, 6 महीने का समय ही बचा है, और पंचायती राज संस्था विघटित हो गई है। क्या हो गई? विघटित। विघटित लिख लो, भंग लिख लो, बात एक ही। विघटित हो गई हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होता है। चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होता है। देखो विद्यार्थियों, हम 243E पढ़ रहे हैं। इसमें आपको 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। 3 बिंदु कौन सा? कि इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगर संस्था की बात आए तो पहली बैठक से लेके आगामी 5 वर्ष तक, और अध्यक्ष और सदस्य की बात आए तो पद ग्रहण करने से आगामी 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। क्या 5 साल से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है? बिल्कुल भंग किया जा सकता है। और भंग कर दिया तो 6 माह के भीतर भीतर क्या कराने होंगे? चुनाव करवाने होंगे विद्यार्थियों। लेकिन पूरा कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीने बच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना कोई आवश्यक नहीं होता। और बीच में जो चुनाव करवाए हैं वो शेष अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, समझ गए अब तो सारी बिंदुओं को? अगला लिखो विद्यार्थियों। हाँ जी। भंग कौन करता है? अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग है इनका। जैसे जो ये अपना ग्राम पंचायत है, इसका अलग होता है, पंचायत समिति इसका अलग होता है, और जिला परिषद है उसका अलग होता है। मैं आगे लिखाऊंगा, इसका टेबल बना दूंगा पूरी, उसमें नहीं लिखेंगे इसको, है ना। अगला लिखो 243F। 243F, ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए निरर्हताएं या अयोग्यताएं। निरर्हताओं को क्या बोलते हैं? अयोग्यताएं। लिख लिया? पंचायती राज संस्थाओं के लिए अयोग्यताएं। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा अभी कि पंचायत राज का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और अब आप 21 वर्ष के हो ही नहीं हो और आप फिर भी चुनाव लड़ लेते हो, तो आप क्या कहलाओगे? अयोग्य कहलाओगे ना, निर्हर कहलाओगे विद्यार्थियों आप। लिखिएगा। सबसे पहले एक काम करो, इसके भी सब क्लोज बना देता हूँ। 243F क्लोज 1,
इससे क्लियर हो जाएगा। और जैसे अगर 243 ऐप क्लॉज 1 और 2 नहीं आते हैं अगर, तो ये सारी बातें किसमें है? 243 ऐप में। किसमें है? 243 ऐप में। लिखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं की निरर्हताओं, पंचायती राज संस्थाओं की निरर्हताओं ब्रैकेट में अयोग्यताओं का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है, ध्यान रखना, अयोग्यता का कारण। संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। क्या लिखा आपने? हाँ, जैसे राजस्थान के विधानमंडल ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। राजस्थान के विधान, अलग अलग राज्य वाले अलग 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 अपने हिसाब से करते हैं, ध्यान रखना। हम राजस्थान का मुख्य पढ़ रहे हैं तो राजस्थान वाले का पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान के विधानमंडल ने निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अब इस बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, वो राजस्थान का विधानमंडल है, उसने कानून बनाया, उसमें लिखी हुई है सारी बातें। जो अयोग्यता है ना, किस में लिखी हुई है? राजस्थान के विधानमंडल ने कानून बना के जो बताया है उसमें। क्योंकि देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अयोग्यता नहीं लिख रखा, उसमें तो केवल लिख रखा है भाई अयोग्य कौन ठहराएगा इनको। तो अयोग्य कौन ठहराएगा? संबंधित राज्य का विधानमंडल ने जो कानून बना रखा है, और उस कानून का अगर उल्लंघन करता है वो, तो वो अयोग्य हो गया अपना आप ही। जैसे राजस्थान में अगर कोई भी व्यक्ति पंचायती राज के चुनाव लड़ता है, चाहे वो जिला प्रमुख का लड़े, चाहे प्रधान का लड़े, चाहे सरपंच का लड़े, चाहे वार्ड पंच का लड़े, चाहे पंचायत समिति सदस्य लड़े, चाहे जिला परिषद सदस्य लड़े, उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। 21 नहीं है फिर भी लड़ लेता है वो गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके, तो वो अयोग्य घोषित होगा कि नहीं होगा बाद में जाके? देखिएगा। इसके अलावा जिसके 2 से अधिक संतानें हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता विद्यार्थियों। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखो इसमें। 27 नवंबर 1995, 27 नवंबर 1995 के बाद यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें हैं, 2 से अधिक संतानें हैं, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। चुनाव लड़ने के लिए क्या होगा? अयोग्य, निरर्ह। एक तो संतान वाली बात याद रखना, कितनी संतान? 2 संतान होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा है, हाँ 2 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो पुराने हैं ना वो, उनके, नयों के नहीं। देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। दो स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ेगा तो क्या होगा? वो अयोग्य घोषित होगा। देख लिया। अब अगर विद्यार्थियों आप सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो, किसका? सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो, तो विद्यार्थियों आपका, आपका जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर आप वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस गांव के जिस वार्ड में आप आते हैं उस वार्ड में आपका नाम होना चाहिए। आप अगर पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पंचायत समिति क्षेत्र आपका वो लगना चाहिए। अगर आप जिला परिषद सदस्य या अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों आपको उस क्षेत्र का सदस्य होना जरूरी। समझ गए आप? तो देखिएगा, और नहीं है फिर भी अगर आप लड़ लेते हैं, तो फिर वो आपका अयोग्य घोषित हो जाओगे आप। हमारी राजस्थान की विधानमंडल ने ये कानून बना रखा है। देखो,
पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव, पंचायती राज संस्थानों का चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र का मतदाता, ब्रैकेट में मतदाता किसको बोलते हैं? वोटर को। मतदाता ब्रैकेट में वोटर होना आवश्यक होता है। क्या विद्यार्थियों, एक व्यक्ति सरपंच, एमएलए और एमपी तीनों हो सकता है एक साथ? नहीं हो सकता। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायती राज संस्था का कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायती राज संस्था का पब्लिक संसद का पब्लिक विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। निकलिए विद्यार्थियों, एक नोट डाल लो वैसे ही, मतलब इससे अलग है वो बात जो ये आर्टिकल लिखा रहा हूँ, इससे अलग। देखो विद्यार्थी, इनका चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तीनों संस्थाओं की 21 वर्ष होना चाहिए। देखो, पंचायत राज का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है ना। देख लिया। और पंचायत राज चुनाव में वोट देने के लिए एज कितनी होनी चाहिए सुनीता? 18। मतलब वोट देने के लिए कितनी होनी चाहिए? चाहे आप पंचायती राज का दो, चाहे आप एमपी का दो, चाहे एमएलए का दो, कोई सा भी वोट देते हैं अगर आप, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, खुद खुद उम्मीदवार अगर आप, तो लोकल बॉडीज का है तो 21 वर्ष, और अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, विधानमंडल का लड़ते हैं तो, या विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 25। लेकिन अगर हम बात करें विधान परिषद का चुनाव लड़ते हैं तो 30, और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 25, और राज्यसभा का लड़ते हो तो 30, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हो तो 35, और राज्यपाल का लड़ते हो तो, राज्यपाल का चुनाव होता है, नियुक्त होता है, और उपराष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है। और राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? हाँ रामनिवास, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए न्यूनतम? देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25, और राज्यसभा का सभापति बनने के लिए 30 नहीं होनी चाहिए? क्यों? हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, इस और उपराष्ट्रपति कितनी होती है? 35 होती है। चलो अगला आर्टिकल लिखो विद्यार्थियों। यहां तक तो बात होगी ना। अब लिखेंगे हम 243 F क्लोज 2 लिख लिया। देखिएगा, यदि प्रश्न उठता है कि चलो मैं इसको सरल भाषा में समझा दूं। मतलब माना कि कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया, इसके रूप में पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अयोग्य है। वो अयोग्य है, सरकार ने नियम बना रखे हैं, विधानमंडल ने नियम बना रखा है कि उस नियमों को अनुसार तो वो क्या हो गया? अयोग्य हो गया। लेकिन वो अयोग्य है, इस बात को लेकर मतलब उसको हटाएगा कौन, या फिर अयोग्य घोषित करेगा कौन? तो सरकार के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति को ये पावर दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम होता है, वही बात लिखाना चाह रहा हूँ। यदि ये प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत
राज्य संस्था का कोई अध्यक्ष ऑब्लिक सदस्य सदस्य उपर्युक्त, अभी कुछ अयोग्यताएं लिखाई थी ना मैंने आपको, उपर्युक्त निरर्हताओं ब्रैकेट में अयोग्यताओं से ग्रस्त है तो वह पर्सन ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। लैंग्वेज लिखो पहले, मैं समझा दूंगा और सरल शब्दावली में। विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे, कॉमा, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। विनिश्चय के लिए विनिर्देशित किया जाएगा। क्या लिखा है? संबंधित तो है नहीं, उपबंधित है। उपबंधित करे, कॉमा, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। फिर बता देता हूं, सरल शब्दावली में समझाने की कोशिश करता हूं कि 243 ऐप में जो पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं उनकी अयोग्यताओं के बारे में उल्लेख कर रखा है। तो इनकी अयोग्यताओं कौन सी होगी वो संबंधित राज्य का विधानमंडल तय करता है। ठीक है, विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया, जैसे राजस्थान के विधानमंडल ने कानून बनाया कि 2 साल 2 से ज्यादा संतान है वो अयोग्य होगा, एक साथ 2 जगह चुनाव लड़ लेता है तो वो क्या होगा, अयोग्य हो जाएगा विद्यार्थियों। तो ऐसे सारे प्रावधान कर रखे हैं। लेकिन इनके लिए किसी कौन संस्था कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा वो संबंधित राज्य का विधानमंडल डिसाइड करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 243 ऐप क्लोज 2 के तहत। समझ गया अब तो इस बात को? ये थोड़ी लैंग्वेज मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज लिखाई है। एग्जाम में विद्यार्थियों पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज ही आती है, सरल शब्दावली नहीं आती। सरल तो ठीक है, आपको क्लास में बोल के हम पढ़ के समझा सकते हैं, लेकिन आपको याद तो ये वाली करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कई बार बच्चे जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत हार्ड आया। अभी एक एग्जाम हुआ था विद्यार्थी, पता नहीं सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 250 के आसपास सीटें थी, 6 ही पास हुए टोटल। कितने? 6 ही पास हुए। और अगर जो पास है वो लग गए मान के चलो आप, और वो भी न्यूनतम नंबर लेके आए, 40% न्यूनतम नंबर। कितने लाने थे? 40% लाने थे 100 में से। तो उसका मतलब पेपर में ऐसी शब्दावली आई होगी, तो बंदी तरबी निश्चय ऐसे शब्दावली आई होगी तो बच्चों के समझ में नहीं आती है। लिख लिया? अगला क्या है? 243G, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, उनकी शक्तियां, उनके प्राधिकार, उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख मिलता है। यह एक लाइन में देखें तो पंचायती राज संस्थाओं के क्या कार्य होते हैं, उनको कौन से पावर दिए गए हैं, उन सब का उल्लेख कौन से मिलता है विद्यार्थियों? 243G में मिलता है। देख लिया? देखो, इस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का उल्लेख मिलता है। इस लाइन को याद करना है तो कार्य का उल्लेख मिलता है, मतलब पंचायत राज संस्थाओं के क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी इनको शक्तियां है, उन सब का उल्लेख मिलता है। आपने विद्यार्थियों लिखा था, मैंने लिखाया भी था आपको, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय
पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। और लोकल बॉडी में अगर हम नगर निकायों की बात करें तो उनको 18 विषय दिए गए हैं, और उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 74वां है। वो कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन 1992। उनको 18 विषय सौंपे हैं, और पंचायत राज को कितने सौंपे हैं? 29 विषय सौंपे हैं। तो ये सारे सब इसके कार्य तो हो गए अपना आप, हो गया ना। चलो इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।